आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ समय के लिए रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएंगे तो वह जिंदगी भर रोएगा। दोबारा से सुविचार सुनिए। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ समय के लिए रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो जिंदगी भर रोएगा। तो बेटा, आज हम अपना संस्कृत विषय का जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो समास ही है। अभी हमने हिंदी में भी पढ़ा है और हमारे जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा ही अंतर होता है सिर्फ जब हम विग्रह करते हैं, लेकिन हमारी जो परिभाषा वगैरह होती है समास की वही होती है जो हमने हिंदी में पढ़ी है, वही हमारे संस्कृत में होती है। तो आइए ध्यान से समझिए और विग्रह को भी ध्यान से देखिए कि क्या अंतर होता है, हिंदी में क्या होता है और संस्कृत में क्या होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले मैं परिभाषा बता देती हूँ समास की दोबारा से। तो देखिए समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का अर्थ मैंने बताया था छोटा रूप। ठीक है, तो देखिए आगे दो या दो से अधिक संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। ठीक है बेटा, अर्थात में जब अनेक पद मिलकर एक पद बनाए तथा उनमें विभक्ति चिन्ह आदि का लोप कर दिया जाए तो वह वहां समास होता है। ठीक है, इस प्रकार संक्षिप्त करने की क्रिया को समास कहते हैं। तो आया समझ में? एक बार दोबारा से देख लीजिए बेटा यहाँ से कि दो या दो से अधिक संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। ठीक है, या दो पदों को मिलाकर जो एक छोटा रूप बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। एक तरह से अर्थात में जब अनेक पद मिलकर या दो से अधिक पद मिलकर, ठीक है, एक पद बनाए तथा उनमें विभक्ति चिन्ह आदि का लोप कर दिया जाए तो वहां समास होता है। इस प्रकार संक्षिप्त करने की क्रिया को समास कहते हैं। तो बेटा समास की परिभाषा हमारी सेम ही होती है, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो। ठीक है, तो अब आगे देखिए समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है बेटा, कितने होते हैं? मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो देखिए सबसे पहले 6 भेद हमारे कौन कौन से होते हैं जो हमारे हिंदी में थे। तो सबसे पहले हमारे जैसे अव्ययभाव समास, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है, तीसरा हमारा एक तरह से वो तत्पुरुष में हो जाएगा, तीसरा हमारा द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, भवरी समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहले हमारा क्या है कि अव्ययभाव समास, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा हमारा कर्मधारय समास, चौथे नंबर पर हमारा द्विगु समास है, पांचवें नंबर पर द्वंद्व है और हमारे छठे नंबर पर बहुव्रीहि समास है। तो ये हमारे हिंदी में भी हमने पढ़े हैं, मुख्य रूप से यही हमारे समास संस्कृत में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी ये पढ़ेंगे अव्ययभाव समास क्या होता है। तो देखिए अव्ययभाव समास में बेटा मैंने हिंदी में भी बताए थे कि इसमें अव्यय पद प्रधान होता है, जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, वो ही प्रधान होता है, दूसरा पद हमारा संज्ञा शब्द होता है और जो पूरा समस्त पद बन जाता है तो वो पूरा अव्यय ही बन जाता है। तो एक तरह से देखिए अव्ययभाव समास, पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा, पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो पूर्व पद होता है उसी की प्रधानता होती है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है, ये मैंने आपको हिंदी में भी दिए थे, जो अव्यय मैंने आपको मुख्य रूप से जो बताए थे। तो इनका थोड़ा संस्कृत में विग्रह अलग से होता है, हिंदी का अलग होता है। हिंदी में तो जो इनका अर्थ होता है वही लिख देते हैं, लेकिन इसमें संस्कृत में थोड़ा विभक्ति के अनुसार अलग होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे हमारा उप, उप का अर्थ होता है समीप। उप हमारा क्या है? अव्यय है और इसका अर्थ क्या है? समीप। और इसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी का। तो देखिए कैसे, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मैंने लिखा उपवनम, उपवनम। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं इसको हिंदी में बोलते तो वन के समीप, यही बोलते हैं वन के समीप। लेकिन संस्कृत में देखिए इसमें क्या आ जाएगा? षष्ठी विभक्ति लगानी हमें इस संज्ञा शब्द में, संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगानी, तो क्या आ जाएगा? वनस्य, वनस्य समीपे, वनस्य समीपे इति। इति हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, इतना भी लिखते हैं वनस्य समीपे तो भी हमारा ठीक है। ठीक है, तो वनस्य समीपे इति, इति हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी। और बेटा जैसे ये वनस्य समीपे इति हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं कि वनस्य समीपम। ठीक है बेटा, इतना भी लिख सकते हैं, समीपम भी लिखते हैं और समीपे भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों लिख सकते हैं, इसमें कोई
समझना कि गलत है, गलत नहीं है बेटा, ठीक है। विग्रह हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, वनस्य समीपम या वनस्य समीपे इति, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। इति हम इसमें भी लगा सकते हैं, समीपम इति भी लगा सकते हैं। इति लगाना कोई गलत नहीं है, हर उसमें इति लग सकता है। इति का अर्थ ऐसा से ले सकते हैं, इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। तो इति हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। आगे देखिए उपवृक्षम, तो उपवृक्षम हमें, मैंने अभी बताया षष्ठी विभक्ति किसमें लगेगी, वृक्षम, वृक्षम हमारा संज्ञा शब्द है, तो वृक्षस्य, इसका विग्रह हो जाएगा बेटा वृक्षस्य समीपम, क्या हो जाएगा, वृक्षस्य समीपम। इति, इति हम लगा सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हो तो, वैसे कोई ज्यादा ही कंपलसरी नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। आगे देखिए निर या निश, इसका अर्थ होता है अभाव। निर या निश क्या है, हमारा अव्यय है, और इसका अर्थ होता है अभाव। अभाव के योग में भी क्या लगती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का। तो देखिए अब हमारा ये है निर्जनम, निर्जनम का हमारा क्या हो जाएगा, विग्रह जनानाम अभाव है, जनानाम अभाव है। तो हमारा जनानाम में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जनानाम अभाव। इति, इति हम, मैंने कहा था कि बेटा हर उसमें हम लगा सकते हैं। इति का अर्थ इस प्रकार या ऐसा, ठीक है, इति। तो इसका विग्रह किस प्रकार हुआ कि जनानाम अभाव है। ऐसे देखिए निष्फलम, तो निष्फलम फलस्य अभाव है, क्या आ जाएगा, फलस्य अभाव। और ये जो मैं विभक्ति लगा रही हूँ ये हमारे शब्द रूप के अकॉर्डिंग ही लगती है। जैसे फल हमारा राम शब्द रूप के अकॉर्डिंग षष्ठी विभक्ति में फलस्य होते हैं, या जना का हमारा जना नाम षष्ठी का एक वचन इस तरह से होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैडम ने यहाँ तो जना नाम लिख दिया, यहाँ फलस्य लिख दिया, लेकिन हमारी विभक्ति में जना का यही आता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें फलस्य अभाव है। आपको शब्द रूप याद होने चाहिए, अकारांत आकारांत जो भी आपके जितने भी स्वर के अकॉर्डिंग हमारे शब्द रूप है, तभी हम इनको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए फलस्य अभाव है इति। अब आगे देखिए अनु, अनु हमारा क्या है, अव्यय है, और इसका अर्थ होता है पश्चात। इसमें भी किस विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी। किसका होता है, षष्ठी। तो बेटा देखिए अब इसका उदाहरण देखिए, अनुरथम क्या है, अनुरथम। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, रथस्य पश्चात, क्या हो जाएगा, रथस्य पश्चात इति, इति सॉरी, रथस्य पश्चात इति। समझ में आ रहा है ना बेटा, क्या है कि रथ जो हमारा संज्ञा शब्द माना जाता है, और इसमें हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है, अनु का अर्थ हमने पश्चात इसमें योग में लगा दिया है, और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया है, ठीक है। तो आप देखिए अनु का एक और देखिए, अनुलोकम, तो लोकस्य पश्चात इति, ये भी क्या आ जाएगा, लोकस्य, लोकस्य पश्चात, पश्चात इति। तो बेटा ये समझ में आ रहा है ना, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है हमारे संज्ञा शब्द में, और जो हमारे अनु है इनका अर्थ हमारा क्या है वो हमने समझना है, और किस विभक्ति का प्रयोग होता है वो सब हमें समझना, और विग्रह में देखना है कि कैसे विग्रह हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अनु का दो अर्थ से लिया जाता है, एक तो पश्चात से हो गया। अब देखिए योग्यता के अनुसार, योग्यता में भी हमारे षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, लेकिन जो हम लगाते हैं इसके योग में पश्चात नहीं लगाकर योग्यता लगाया जाता है। जैसे अनुरूपम, तो अनुरूपम का क्या आ जाएगा, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम इति, ठीक है बेटा। ऐसे ही जैसे अनुव्रतम, अनुव्रतम में भी व्रतस्य योग्यम इति। अब आगे देखिए बेटा हमारा यथा, यथा का हम अंतिम क्रम में लगाते हैं, ठीक है, और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यथाशक्ति, क्या है, यथाशक्ति, तो क्या आ जाएगा, शक्तिम अंतिम क्रम में, यथा के योग में क्या लग जाएगा, अंतिम क्रम में, क्या लगेगा, अंतिम क्रम में, तो क्या हो जाएगा ये शक्तिम अंतिम क्रम में, क्या विग्रह बनेगा, शक्तिम, शक्तिम में हमारा द्वितीय विभक्ति लग गया है, शक्तिम अंतिम क्रम में, ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में।
सकते हैं, ठीक है। दोनों ही काम है, आपके में लगाया हुआ है तो हम लगा सकते हैं, ठीक है, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। अब देखिए यथा धनम, क्या है, यथा धनम, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, धनम अंतिक्रम में, क्या हो जाएगा, धनम अंतिक्रम में, ठीक है बेटा, धनम अंतिक्रम में, इति। तो हमें याद रखना है कि इसके योग में क्या विग्रह लगता है, क्या हमें लगाना होता है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए प्रति, प्रति का प्रयोग हम दोहराने के लिए या पुनरावृत्ति के लिए हम करते हैं, ठीक है ना, कि हमारे जो संज्ञा शब्द है उसको 2 बार लिख देते हैं एक तरह से। जैसे कि ये है हमारा प्रत्येकम, तो प्रत्येकम एकम एकम आ जाएगा इसका, ठीक है, एकम एकम, प्रति भी लिख सकते हैं, एकम एकम, विग्रह क्या होगा, एकम एकम प्रति। अगर प्रति न लिखकर यहाँ पे हम इति भी लिख सकते थे, एकम एकम इति, या तो हम एकम एकम इति लिख सकते थे या एकम एकम प्रति, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि हमारे दोहराने के होते, जो हमारे संज्ञा शब्द है उसको 2 बार लिखते हैं, इस तरह का आता है जब प्रति के योग में। इस जब हमारा क्या है, प्रति हमारा अव्यय होता है जब शब्द के आगे, ठीक है, पद के आगे। तो आप देखिए प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम का क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। तो समझ में आ रहा है ना बेटा, दिनम दिनम प्रति इति। अब आगे देखिए सहित स साकम साधम के अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। क्या है, ये सारे अव्ययी शब्द माने जाते हैं, इनके योग में स अव्यय का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति कारक के अकॉर्डिंग एक तरह से देखिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सहितम स साकम साधम, तृतीय विभक्ति। तो इसमें देखिए सचित्रम, सचित्रम, तो क्या आ जाएगा, चित्रेण सहितम, चित्रेण, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, चित्रेण सहितम, चित्रेण सहितम इति। अब आगे देखिए दूसरा हमारा उदाहरण सबलम, सबलम, तो क्या आ जाएगा, बलेन सहितम, बलेन सहितम, बल में हमारा तृतीय विभक्ति लगेगा, बलेन सहितम इति। तो बेटा हमारे जो अव्यय भाव समास के जो ये अव्यय पद दिए हुए हैं हमारे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित ही हमारे उदाहरण या एग्जाम्पल आते हैं। इनको ही अच्छे से याद कर लेना, प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना। आगे मैं आपको आगे फिर बताऊंगी, बस इतना ही आज के लिए काफी है। अव्यय भाव समास तक ही आप करेंगे, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि बेटा ये आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसका जो विग्रह है थोड़ा अलग है, इसलिए मैं सारा एक साथ नहीं करा रही हूँ। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।